नमस्कार। मैं अभिनंदन आपका पुनः इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं यूपीएससी का जो इस बार रिजल्ट आया उसकी सीरीज चला रहा हूँ और इस बार हमारे बीच में बैठे हैं के परीक्षित जी, जिनको प्रॉपर आईएएस मिलेगा। क्यों, जी सर। पहले तो बहुत बहुत बधाई परीक्षित जी। थैंक यू सर। थैंक यू अच्छा, सो मच। परीक्षित जी ये आप बताइए कि ये जो जर्नी थी तो क्या पहले से आपने चाइल्डहुड में ही सोच लिया था आईएएस बनना है? सर चाइल्डहुड में तो नहीं सोचा था, लेकिन जहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई है वहाँ हॉस्टल का कॉन्सेप्ट था, तो मैं हॉस्टल में रहा हूँ। हाँ। तो वहाँ हॉस्टल में जो सीनियर्स थे उनके गाइडेंस से तब जाके ये दिमाग में आया कि हाँ, एक अपने पास ऑप्शन ये भी है। हाँ। शुरुआत से ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं मुझे प्रॉपर आईएएस या फिर इधर ही आना है सिविल सर्विसेज। कहाँ से ग्रेजुएशन हुआ आपका? सर मेरा ग्रेजुएशन जयपुर में राजस्थान कॉलेज से हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की संगठक कॉलेज है। अच्छा, वहाँ से। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स लिया ऑनर्स? नहीं सर, ऑनर्स नहीं, पास अच्छा, कोर्स था पास। मेरा। हाँ। मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स था। अच्छा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। जी सर। जी। तो ये जो यूपीएससी का एग्जाम है, क्या मोटिवेशन आपका रहा, क्यों आप ये तैयारी कर रहे थे? सर तैयारी एक स्टोरी है कि कहाँ से सबसे पहले दिमाग में आया था। हाँ। कि हमारे घर के सामने ही एक सामने जो घर है वहाँ डिस्प्यूट था लैंड हाँ। को लेके। तो जो डिस्प्यूट था तो वहाँ जो हमारे तहसील के एसडीएम उस टाइम जो लगे हुए थे और तहसीलदार जो थे, हाँ। तो तहसीलदार सुनीता चौधरी मैम थी। हाँ। तो वो उस टाइम पे आई थी और वो डिस्प्यूट काफ़ी लंबा चल रहा था और उनके आते ही उन्होंने जो तरीके बताए उन तरीके से वो सॉल्व हो गया तुरंत। तो तब दिमाग में कुछ आया कि यार कोई तो है जिसके पास इतना कुछ होता है कि वो सॉल्व कर सकता है चीज़ों को। ऐसा है, मतलब जो वंचित हैं या फिर जो दबे हुए हैं उनकी आवाज़ को वो आगे तक पहुंचा सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं उनकी परेशानी को। वहाँ से दिमाग में पहली बार, तब तक पता नहीं था कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या? कैसे क्या होता है। और बाद में जब वहाँ से हॉस्टल में आया, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ फिर वो चीज़ें लिंक हुई। वहाँ से आइडिया आया कि हाँ तहसीलदार क्या होता है। तहसीलदार, फिर तहसीलदार को पता चला वो एसडीएम का सबऑर्डिनेट होता है। हाँ। फिर एसडीएम को पता चला वो डीएम का सबऑर्डिनेट होता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से वो चीज़ें कनेक्ट ग्राउंड लेवल से एक तरह से कह सकते हैं मोटिवेशन आपको मिला। हाँ हाँ सर। जी। अच्छा, ये जो जर्नी थी, क्या मीडियम कौन सा था आपका? मीडियम मेरा हिंदी मीडियम रहा है सर। हिंदी मीडियम से आपने ये पाई है? जी सर। बहुत सुंदर। और क्योंकि हिंदी मीडियम का जैसे भी बच्चे बाहर बताते रहते हैं कि थोड़ा रिजल्ट कम हुआ है, यस सर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदी में एक तो जब से सीसेट लागू हुआ है, जो मुझे लगता है पर्सनली कि पेपर बनता है इंग्लिश में, फिर वो ट्रांसलेट होगा हिंदी में। और कंप्यूटर से अगर ट्रांसलेट हो पेपर तो आप समझते हो सर कि कितनी मशीन की जो लैंग्वेज है वो कितनी टफ है। जैसे एक दो एग्जांपल है, डेटा का हिंदी में अनुवाद करते हैं वो दत्त। अब तो दत्त से दिमाग में ऐसा है, दत्तक ग्रहण से रिलेटेड तो नहीं है, तो वो इस तरह का उसका अनुवाद होता है। तो सबसे पहले तो सी सेट में समस्या आ गई, क्योंकि जनरली होता क्या है कि अभी 2 साल से मैथ और रीजनिंग कर दी टफ। हिंदी मीडियम वालों के लिए बचा कॉम्प्रिहेंशन। वो कहने के लिए सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन है, उसकी लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि आपकी एक्यूरेसी उधर आएगी नहीं। तो सबसे पहले सी सेट में बाहर हो गए, प्रीलिम्स में, जीएस में जैसे तैसे कर लेते हैं। उसके बाद में मेंस में लिखना होता है, पूरा लिखने का खेल है। अब मेंस में आपको 9 पेपर लिखने हैं। 9 पेपर में इंग्लिश में क्या कर्सिव राइटिंग होती है, तो आप वर्ड कंप्लीट करके पेन को उठाओगे। हिंदी में क्या है, आपको सिरोरेखा भी खींचनी है, मात्राएं भी लगानी है, तो प्रोसेस लंबी हो जाती है। तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता, सबसे बड़ा टास्क है। अब पेपर कंप्लीट होगा तब तो मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन छूट गए तो आप वैसे ही पीछे हो बाकी लोगों से। तो ये 2-3 हर्डल हैं। बाकी मटेरियल अगर देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम की तुलना में हिंदी मीडियम में थोड़ा सा क्वालिटी देखा जाए, क्वांटिटी दोनों ही मात्राओं दोनों ही जगह कम है। तो उसका भी थोड़ा बहुत असर होता है। भाई मुझे जो लगता है वो सी सेट और मेंस में जो राइटिंग का इशू है वो सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, तो ये जो जर्नी थी इसमें बोलते हैं कि कितने घंटे पढ़े या ऐसे करे, तो कितने घंटे आप स्टडी कर रहे थे? सर मेरा मेनली ये है कि आपका 8 से 10 घंटे का आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट से मेरा मतलब ये है कि अब लोग क्या समझते हैं कि 8-10 घंटे बैठना है। बिल्कुल। जनरली अगर आप 12 घंटे बैठ रहे हो और आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है तो आप 8-10 घंटे का आउटपुट दे सकते हो। सब वेरी करता है अलग अलग, किसी का कंसंट्रेशन कैसा है, किसी का कैसा है। तो मुझे जो लगता है 8 से 10 घंटे की रेगुलर मेहनत पर्याप्त है। 8 से 10 घंटे की मेहनत जरूर। अच्छा, जब आप हिंदी मीडियम से हैं तो शायद आपके इस साक्षात्कार से हिंदी मीडियम वालों का कुछ भला हो।
तो हमें आप एक बेसिक बुक लिस्ट अगर हम कहें प्रीलिम्स के लिए क्या है और सीसैट के लिए आपने क्या रणनीति बनाई, तो पहले आप प्रीलिम्स के लिए बताओ क्या रणनीति बनाई, कैसे बनाई? प्रीलिम्स के लिए मेनली सबसे पहले मैं सी सेट का बताता हूँ। तो सी सेट के लिए मैंने क्या किया, मतलब मेरी लगभग 6-7 साल की जर्नी रही है। तो शुरुआती फेज़ में ही मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे वो सब खुद से सॉल्व किए। मैंने किसी न तो कोचिंग का सहारा लिया न कोई वीडियोस वगैरह देखी। और मैं खुद ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड रहा हो तो इजीली सॉल्व कर लूँ उन्हें। तो उससे क्या हुआ सर कि मेरे खुद के तरीके डेवलप हो गए टाइम के साथ में, कि टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे तो उनको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनको आप खुद से सॉल्व करो, न कि आप किसी टीचर की सहायता से कर रहे हो। उससे क्या होगा कि सर अगर आसपास के क्वेश्चन भी आते हैं तो उनको आप खुद की ट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी हो गई, उसमें एक्यूरेसी अच्छी हो गई, तो फिर कॉम्प्रीहेंशन तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप अपने आप कर सकते हो। तो सबसे मेन तो यही है कि आप कोचिंग के पीछे भागने की बजाय खुद के तरीके डेवलप करो, खुद से सारे पेपर सॉल्व करो। अगर आपने यूपीएससी के पेपर खुद से सॉल्व कर लिए तो सी सेट आपका कहीं नहीं जाने वाला जी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं और हिंदी मीडियम और ह्यूमैनिटीज़ दोनों हैं। मेरा सर ऐसा था कि अभी पिछले 2 बार से तो पेपर ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। वो भी क्वालिफाई किया ही है मैंने दोनों बार से। मेरा सी सेट का भी नहीं रुका 5 अटैम्प्ट में। 2021 वाला जो पेपर था उसमें मैंने 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे 43 ठीक थे उनमें से। और उनमें से 43 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के थे जी। तो यानी कि ह्यूमैनिटीज़ वाले मैथ और रीजनिंग में अच्छी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके होगा। अच्छा, बेसिक बुक लिस्ट की अगर हम बात करें तो क्या बेसिक बुक लिस्ट आपने फॉलो की? सर उसके अलावा जो जीएस वाला जो पार्ट है उसके लिए मेनली ज़्यादातर लोग जो टॉपर्स बताते हैं सबको पता ही है, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, सब ज़्यादातर उसी को ही पढ़ते हैं। उसके बाद में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है। उसके अलावा मैंने जो पढ़ा मिडाइवल और एंशिएंट और कल्चर के लिए अखिल मूर्ति सर के नोट्स पढ़े थे, जो जिनसे मैं दृष्टि IAS में पढ़ा हूँ। उसके अलावा ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था शुरुआत में, अभी ये ऑप्शनल नहीं है। तो ज्योग्राफी की मैंने आलोक रंजन सर से कोचिंग ली थी। और बाकी बेसिक बुक क्योंकि मेरे साथ ग्रेजुएशन में भी रहा है, तो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने सविंदर सिंह पढ़ी थी। उसके अलावा मेनली महेश कुमार वर्णवाल और दृष्टि IAS की एक क्विक बुक आती है, उससे मैंने ज्योग्राफी तैयार की है जी। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर की क्लासेस देखी थी और इकोनॉमिक्स मेनली पूरा वहीं से मृणाल सर की क्लासेस से किया है। मेंस के लिए ज़रूर मैं रामेश्वर सर के नोट्स से और हेल्प ले लेता था। साइंस टेक के लिए रितेश जायसवाल सर के जो क्लास नोट्स थे सिर्फ वो पढ़े। और इन सब के अलावा करंट अफेयर्स के लिए विजन की मैगजीन आती है, या तो आप मंथली मैगजीन फॉलो कर लो या फिर उनकी प्रीलिम्स के टाइम PT 365 आती है और मेंस के टाइम मेंस 365 आती है, वो फॉलो कर लो। और मैंने शुरुआत में, लास्ट में क्या होता है अगर आप करंट अफेयर्स को लास्ट के लिए छोड़ देते हो तो बर्डन आता है अचानक से और आप स्टैटिक पोर्शन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसके लिए मैंने ओनली IAS को फॉलो किया था, एक यूट्यूब चैनल है। तो शुरुआत के 2 साल में मेरा सारा जो करंट अफेयर्स का बेस है वो ओनली IAS से तैयार हुआ है जी। अच्छा, जो ये जर्नी थी तो इसमें भी आपने जो बुक लिस्ट बताई है तो मुझे लग रहा है आपने मेंस और दोनों का कंबाइन ही बता दिया। हाँ, लगभग कंबाइन ही सर वो। हाँ, तो सीसेट के लिए क्या कैसे किया कि मतलब आपका सीसेट कभी नहीं रुका? सर वही कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स थे वो अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, हेल्प बुक लेना चाहो तो हेल्प बुक ले लो। अब मैं क्योंकि मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था दृष्टि में, तो वहाँ से मुझे बुक अवेलेबल हो गई थी। उसमें सीसेट के और प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स थे। तो मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा वहाँ से, सिर्फ क्वेश्चंस देखे और खुद से सॉल्व किए, सिर्फ यही किया है। उसके अलावा मैंने अब तक कोई वीडियोस नहीं देखे। लेकिन आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी तभी जाके कुछ, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हाँ, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं जी। अच्छा, जब इसमें आप आए तो हिंदी मीडियम का ऐसे को लेके भी एक वो चलता रहता है कि ऐसे थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या है? ऐसा कुछ है? जो मुझे लगता है इसका उल्टा है। अच्छा, उल्टा है। ऐसे में हिंदी मीडियम वालों के ज़्यादा अच्छे मार्क्स, ज़्यादा अच्छे। मैं खुद बताऊं, मेरे इस बार 134 मार्क्स हैं। हाँ। ये मेरा चौथा मेंस था, लेकिन ये मेरे लोवेस्ट मार्क्स हैं 134। हाँ। जबकि जो एवरेज है टॉप 100 का एवरेज 117 के आसपास का है इस बार, यानी कि जो टॉप 100 के एवरेज है उससे भी मेरे लगभग 15 नंबर ज़्यादा हैं, 15-17 नंबर। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश, हिंदी के पास जो सबसे बड़े हथियार हैं वो यही है, ऐसे है, एथिक्स है और ऑप्शनल है। बाकी GS में तो इंग्लिश मीडियम वालों के जनरली अच्छे ही मार्क्स होते हैं। ऐसे के लिए मैंने मेनली जो
निबंध दृष्टि नाम से एक बुकलेट आती है, दृष्टि IAS की। वहाँ विकास देव कीर्ति सर और पहले जो निशांत सर थे, निशांत जैन सर, उनके लिखे हुए एसेज हैं, तो वहाँ से कोटेशंस लिए सारे जितने भी हो सकते हैं। उसमें उन्होंने शुरुआत के 30-40 पेज में बताया हुआ है कि कैसे शुरुआत करें और कैसे कंक्लूड करें। तो वहाँ से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वहाँ से सीखा। उसके अलावा सर उसमें क्या है, मैं मेनली शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादा ऐड करता था ऐसे में। तो राजस्थान बोर्ड में पहले नैतिक शिक्षा की एक बुक चलती थी, उसमें शॉर्ट स्टोरीज होती थी, तो उन शॉर्ट स्टोरीज को यूज़ किया। तो उससे क्या है कि आप एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो किसी भी टॉपिक को। बिल्कुल। तो ये ऐसे अच्छा, आप जैसे बार बार बहुत सारे टीचर्स के नाम ले रहे हो या कोचिंग के, तो कोचिंग का क्या रोल है इस जर्नी में अगर हम देखें? सर अगर आपके पास अच्छा गाइड है तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर लेमन टर्म्स में बोले तो। बाकी अगर आपके पास गाइडेंस की कमी है तो आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। पहले क्या होता था कि सोर्सेज बहुत लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल थे, अभी ऑनलाइन बाढ़ आ रखी है सोर्सेज की। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कोचिंग की, अगर आपके पास गाइड है अवेलेबल तो। गाइड अगर आपके पास है मौजूद तो फिर बहुत कोचिंग का उसमें रोल नहीं है। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चों को आपको क्या लगता है कि कौन सी और प्रॉब्लम्स एक तरह से उन्हें आती है, जो अभी पहले जैसे 2012 के बाद सीसेट का जो इशू आया, तब से लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम का थोड़ा सिलेक्शन कम हो रहा है, एक्चुअली रिजल्ट भी ऐसा ही है। तो फिर कैसे ये, मतलब क्या आपको लगता है कि क्या एक मतलब उसमें बीच में डिफिकल्टी आ रही है कि इस पॉइंट को बच्चे ट्रैकल नहीं कर पा रहे हैं? आपके अकॉर्डिंग क्या है? सर जैसा मैंने आपको बताया कि मेनली सबसे पहले सीसेट हो गया अडल, उसके बाद में दूसरा अडल मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस का हो गया, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हिंदी में लिखने के लिए। लोग पता नहीं इस चीज़ को बचा पाएंगे या नहीं, लेकिन वास्तविकता है कि थोड़ा टाइम लगता है एक्स्ट्रा। आप प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने खुद ने बताई है, मेरा जो पहला मेंस था उसमें मेरा 120 नंबर का छूटा था पेपर, ओवरऑल चारों GS के पेपर्स को मिला के। उसके बाद मैंने खुद ने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करके इस बार पहली बार ऐसा था कि मेरा पेपर कंप्लीट हुआ था, कुछ नहीं छूटा, और उसका रिजल्ट मुझे मिला। ऐसा है। इससे पहले मेरा 6 नंबर का छूटा था थर्ड मेंस में, मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था तब। ऐसा है। तो सबसे मैं कि आपको ये मान के नहीं बैठ जाना है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होगा ही नहीं। आप सीसेट की अच्छे से तैयारी करो और मेंस की लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा हो सके, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे टाइम लगे। क्योंकि सर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, प्रोसेस आपके हाथ में, तो आप प्रोसेस फॉलो करो ढंग से, तो आपका सिलेक्शन होगा पक्का। अच्छा, जो एक इंटरव्यू होता है, तो क्या इंटरव्यू में हिंदी मीडियम का आपका रहा, तो इंटरव्यू पूरा हिंदी में आपने दिया? सर मेनली आजकल तो बाइलिंगुअल इंग्लिश, हाँ इंग्लिश, तो इंग्लिश जो में गूगल कीबोर्ड देता है इंग्लिश, बिल्कुल। तो नहीं, अभी जैसे कि इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए गए, कोई क्वेश्चन आपको अभी रिकॉल हो रहा है क्या? सर इंटरव्यू मेरी हॉबी थी जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उसे फॉलो करना और रूरल स्पोर्ट्स खेलना। तो लगभग 2 या 3 मेंबर्स ने, तीसरे मेंबर ने आधा हॉबी से पूछा था और 2 मेंबर्स ने कंप्लीट हॉबी से पूछा था। तो मेरा IR पे और रूरल स्पोर्ट्स पे ज़्यादा चला था। उसके अलावा जो मेरे अचीवमेंट्स रहे थे स्कूल और कॉलेज लाइफ के, उनके ऊपर। बाकी एक जो मेंबर थे उन्होंने साइंस टेक के क्वेश्चन पूछे थे। चेयरमैन सर ने केवल 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था उन्होंने जो पूछा था कि आपके नाम का क्या अर्थ है। तो क्या बताया आपके नाम का क्या, के परीक्षित का क्या अर्थ? जी सर, वो परीक्षित का मीनिंग है सर, के का तो कोई मीनिंग है नहीं। अच्छा, के का कोई मीनिंग? के जनरली वो कुमार के लिए यूज होता है, तो कुमार का क्या आपने मीनिंग बताया? परीक्षित का होता है सर जिसकी परीक्षा ली जा रही हो। अच्छा, तो वहाँ तो परीक्षा दे ही रहे थे आप? हाँ बिल्कुल। तो वो सर क्या है, जैसे उन्होंने नाम के बारे में, मुझे पता था कि मेरे पहले पिछली साल मैंने जितने भी मॉक दिए थे उनसे आइडिया हो गया था कि एक क्वेश्चन तो पक्का है ये, कि नाम का तो पूछेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा यूनिक है नाम, कि आप नॉर्थ इंडिया से हो और नाम आपका लग रहा है साउथ इंडियन। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, नाम का मैंने पूछा, तो उससे थोड़ा सा सहज हो गया। जाते ही जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर रिलीज हो गया। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था, मेरी जो मास्टर्स हुई है वो ज्योग्राफी से है। तो सर ने पूछा था कि मिडिल एशिया या फिर सेंट्रल एशिया जो भी है, उन्होंने ऐसे दोनों शब्द यूज़ किए थे कि उसके 2 देशों के नाम बताइए। अब उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, 2 की जगह मैंने 4 बता दिए प्रेशर में। उन्होंने कहा जो एक बचा है उसको भी बता दीजिए। वो बता दिया। फिर उसके बाद उनके 2 शहरों के नाम पूछे थे। शहरों में मैंने ताशकंद बता दिया था। फिर उन्होंने कहा एक और है, याद करो। मैंने सर अभी ताशकंद याद आ रहा है मुझे। फिर उन्होंने बताया समरकंद और है।
ठीक, फिर वो समरकंद को उन्होंने जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उससे लिंक करने के लिए बोला था कि उससे लिंक करो। ये चेयरमैन सर का इतना ही था। नहीं, कोई फनी क्वेश्चन भी उस जर्नी में किया कि कुछ ऐसा आपको रिलैक्स करने या आपका मतलब पेशेंस चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन ऐसा किया था? सर पेशेंस चेक करने के लिए तो जो सेकंड लास्ट मेंबर थे उनका क्वेश्चन ज़रूर था। वो बार बार कह रहे थे कि भारत गरीब देश है। मैंने उन्हें कहा कि सर भारत गरीब तो नहीं है, मिडिल इनकम वाला देश है। हाँ। तो इस पे लगभग 4-5 मिनट तक उन्होंने ग्रिल किया, लेकिन मेरा स्टैंड ये रहा कि मैंने कि सर गरीब तो नहीं है। हाँ। वो बार बार कह रहे थे कि गरीब इसलिए है क्योंकि अपन कितने लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैंने सर 50% अर्बन पॉपुलेशन और 75% रूरल पॉपुलेशन। हाँ। तो उन्होंने पूछा कितने करोड़ हैं ये, लगभग मैंने सर 80 करोड़ के आसपास। कि 80 करोड़ का भारत की जो अभी की पॉपुलेशन है उसमें कितना रोल है, मैंने सर लगभग 56% के आसपास। तो बोला जब 56% लोगों को फ्री में खाना देना पड़ रहा है तो गरीब क्यों नहीं फिर देश। फिर उस टाइम पे क्या सर रिपोर्ट आई थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आई थी उस टाइम। तो उसमें ऐसा था कि इंडिया की जो पॉवर्टी रेट थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वो घट के लगभग 13-14% के आसपास रह गई थी। तो मैंने उन्हें उसका हवाला दिया उस रिपोर्ट का। तो वर्ल्ड उसी टाइम वर्ल्ड बैंक की और साथ में जो अपना नीति आयोग है दोनों की रिपोर्ट आई थी। तो दोनों की रिपोर्ट में यही था कि भारत में पॉवर्टी कम हुई है और जो पिछले एक दशक है उसमें लगभग 10 से 15% कम हुई है। तो वो बताया उन्हें। फिर वो कह रहे थे अगर कम हुई है तो फिर क्यों देना पड़ रहा है फ्री में खाना। मैंने उन्हें बताया कि सर अगर नहीं देंगे खाना तो जो जस्ट बाहर हुए हैं गरीबी रेखा से उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा फिर से। तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो संभावना है कि वो फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ जाएं। तो उस पर लगभग 4-5 मिनट तक उन्होंने ग्रिल किया। उसके अलावा सर फनी क्वेश्चन ऐसा कोई खास नहीं था। उन्होंने एक ज़रूर पूछा था कि मैं बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था स्कूल टाइम पे। तो उन्होंने पूछा कितने मैच आ रहे थे। मैंने सर गिनती तो नहीं पता लेकिन ऐसा है कि हारे खूब थे शुरुआत में। वो लैंग्वेज थोड़ी सी इनफॉर्मल हो गई थी। मैंने सर खूब आ रहे थे शुरुआत में। तो वो उस पर थोड़ा सा ऐसे। अच्छा, ये जो इंटरव्यू रियल में कैंडिडेट फेस करता है और जो मॉक इंटरव्यू होते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में? सर दोनों में जो मुझे लगता है कि एक तो एनवायरनमेंट का ही बहुत अंतर है। एनवायरनमेंट का जो मॉक इंटरव्यू है उसमें ऐसा लगता है कि ग्रिल करके ही मानेंगे वो, और करते भी हैं ग्रिल, जैसा कि यूट्यूब पे देखते हो आप कि अटपटे क्वेश्चन पूछना है। मेरा अभी तक का जो 2 बार का अनुभव रहा है उससे मेरे को ये लगा है कि वहाँ का यूपीएससी का जो माहौल होता है वो ऐसा होता है बिल्कुल चिल रखते हैं वो आपको। कि आपको प्रेशर में नहीं जाने देंगे। वो कैसे भी करके, जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं लगभग इतनी दूरी थी क्योंकि वो गोल टेबल थी। तो इसी सहजता से वो बात कर रहे थे, बीच में हंस भी रहे थे। चाय कॉफ़ी भी ऑफर करते रहते हैं? हाँ सर, मुझे तो नहीं किया लेकिन बाकी जो साथ वाले हैं वो बताते हैं कि उन्हें किया है। अच्छा। अच्छा, ये जो जर्नी थी तो अच्छा बैकग्राउंड क्या था आपका? क्या फादर वादर सिविल सर्विस में है कोई कुछ ऐसा? नहीं सर, मम्मी और पापा दोनों खेती करते हैं। अच्छा। तो बैकग्राउंड तो एग्रीकल्चर रहा है लेकिन मेरा क्या है 5th क्लास के बाद नवोदय में हो गया था सिलेक्शन। तो मैं शुरुआत से गांव में नहीं रहा हूँ, लगभग 8-9 साल का था तब निकल गया था गांव से। तो बाकी बैकग्राउंड मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, बिल्कुल। अच्छा, अभी तक आपने टोटल कितने प्री मेंस और इंटरव्यू दिए अभी तक, और कब से आपने तैयारी ये शुरू की? सर मैंने तैयारी शुरू की है मेरी मास्टर्स के दौरान। 16 में मेरी अंडर ग्रेजुएशन हो गई थी, बीए कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में 17-18 में मैंने मास्टर्स की है। तो मास्टर्स के दौरान मैंने तैयारी शुरू की। तो ऑलमोस्ट 7 साल हो गए लगभग। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, चौथा मेंस था और दूसरा इंटरव्यू था। दूसरा इंटरव्यू है जी। तो इस इतनी जर्नी में ये 5 साल 6 साल पेशेंस आपने कैसे बनाए रखा? सबसे मेन है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो या नहीं हो। अगर आपको सेल्फ बिलीफ है कि मैं कर लूँगा। सर मुझे क्या था कि रिजल्ट दिख रहा था हल्का फुल्का, फाइनल सिलेक्शन ना हुआ हो लेकिन फर्स्ट चांस में मेंस लिख लिया था। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था खुद को कि मैं कर लूँगा। हालांकि ये ज़रूर है कि जब 2 बार तक नहीं निकला और तीसरी बार में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट आया। तब मैंने एक कदम पीछे लिया और मैंने स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम दी 2021 में, और लकीली वो मेरे लिए सही साबित हुआ। अच्छा, वो भी क्वालिफाई किया? तो हाँ सर, वो 2021 में लगी थी प्रीलिम्स। बाकी आपको स्टेट पीसीएस का तो पता ही है, 3 साल हो गए अभी तक सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है उसमें। तो हाँ, लेकिन मेरे लिए ये था कि वो जो हल्का सा कॉन्फिडेंस या फिर पुश चाहिए होता है वो मिल गया, एक जॉब तो हो गई है। बिल्कुल।
अच्छा, इस जर्नी में अच्छा न्यूज़पेपर और मैगजीन को लेके हिंदी मीडियम के बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो कौन कौन सी मैगजीन या न्यूज़पेपर आपने फॉलो किया? न्यूज़पेपर मैंने मेनली हिंदी में दैनिक जागरण फॉलो किया है और इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया है। और लगभग रेगुलर बेसिस में हिंदू पढ़ता नहीं ही पढ़ा? हिंदू क्योंकि नहीं पढ़ा। 90% एस्पिरेंट जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो हिंदू तो जरूर पढ़ते हैं। सर मैंने हिंदू मैंने नहीं आपने पढ़ा। नहीं मतलब पढ़ा। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है। हाँ। और मैंने कोशिश भी नहीं की हिंदू पढ़ने की। मैं इंडियन हाँ। एक्सप्रेस से मेरा काम अच्छी तरह हो जाता अच्छी है। तरह हो। उस पर आजकल एक पेज भी आता है एक्सप्लेन करके। हाँ। वो ये मान लो मेनली यूपीएससी वालों के लिए ही है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ। उससे अच्छा खासा कवर हो जाता था। अच्छा, इस जर्नी का आपका मोटिवेशन आपने बताया कि एक सेल्फ था, लेकिन सेल्फ के अलावा भी कोई होता है कि बोलते हैं ये मेरे मोटिवेशन थे या ऐसा कुछ? एक तो आपका जो एक घटना आपके वहाँ हुई ज़मीन को लेके वो एक रहा, लेकिन और कुछ इंटरनल आपका रहा मोटिवेशन की ये मोटिवेशन रहा? सर पेरेंट्स बस तो पेरेंट्स तो होते ही हैं। देखो सर, अगर आपके माता पिता खेती कर रहे हैं और आपने अगर खेती करते हुए उन्हें देख लिया, तो आपके दिमाग में ये तो आ जाएगा कि मुझे गिव अप तो करना ही नहीं है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है, वो जो हार्डवर्क करते हैं, उनकी तुलना में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें क्या है, किताब खोल के पढ़ना है बस, 8 घंटे 10 घंटे, वो 10 से 12 घंटे डेली साल भर वो करते हैं फिजिकल वर्क, हमें करना है मेंटल वर्क। तो उनको अगर देख लिया एक बार काम करते हुए, तो आप पेशेंस अपने आप आ जाएगा आपके अंदर, और वो जो प्रेरणा मिलती है कि मेरे को हार्ड वर्क करना है, वो उन्हें देख के ही आ जाएगी। आपको और किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल। अच्छा, इस जर्नी में जो हिंदी मीडियम के स्पेशली स्टूडेंट हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे 2 लाइन में? अगर पहले मैंने एक इंटरव्यू और दिया था, उसमें भी यही कहा था मैंने कि मेहनत करते रहो आप। हाँ। उसमें मैंने ये टर्म यूज़ किया था, लगे रहो। आप मेहनत करते रहो और खुद को धोखा मत दो। हाँ। ऐसा है, अगर आपने खुद को धोखा नहीं दिया और आपकी प्रोसेस अच्छी रही तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, टाइम भले ही लग जाए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, प्रोसेस हाथ में। तो प्रोसेस पे बिलीव करो कि मैं अच्छी प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, बस उसके बाद में रिजल्ट तो आपको मिलेगा, चाहे टाइम लग जाए, उसमें मिलेगा ज़रूर। रिजल्ट जरूर आएगा। तो मेहनत करते रहो कुल मिला के, अगर एक बिल्कुल। गए। अच्छा, कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि हम डिस्कस नहीं कर पाए और उस पॉइंट को कवर किया जा सकता है और या एस्पिरेंट को बताया जा सकता है? एक चीज़ ज़रूर है जो मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। कि सब कहते हैं कि ये बुक्स पढ़ो, ये प्रोसेस फॉलो करो, इस कोचिंग करो। मैं कहूँगा कि इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको बना रहना है तो आपको आपकी मेंटल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना होगा, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है आजकल। क्योंकि यहाँ आ गए, एक बार आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला तो खुद का तो प्रेशर होता ही है, जो सराउंडिंग्स हैं उनका प्रेशर भी होता है, सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। उस प्रेशर में आप इतने दब जाओगे प्रेशर के नीचे कि आप जितना दे सकते हो उतना दे ही नहीं पाओगे कभी भी। तो होता क्या है, जैसे अपन कहते हैं कि सिलेक्शन के लिए वो दिन आपका होना चाहिए, वो दिन आपका तभी होगा जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो, 16 जून को प्रीलिम्स है, तो आप आपकी मेंटल हेल्थ को जितना स्ट्रांग हो सकते हो उतना स्ट्रांग रखो। तैयारी सब करते हैं लेकिन सबका नहीं होता, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि एग्ज़ाम में जाके सबकॉन्शियस माइंड काम ही नहीं किया और आते हुए आंसर गलत हो गए। बिल्कुल। तो वो इसीलिए होता है सर कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, मेंटल हेल्थ पे काम नहीं किया और वहाँ जाके प्रेशर में बिखर गए। तो मैं यही कहूँगा कि आप जितना टाइम पढ़ने को दे रहे हो उसमें से कुछ टाइम निकाल के डेली का 1 घंटा आधा घंटा आप आपकी मेंटल हेल्थ पे ज़रूर दो। ये अभी तो 16 जून का अब आपको तो देना नहीं है, प्रॉपर IAS आपको मिल गया है, इसी तो चीज़ कौन का सा कैडर आप चुनेंगे? मतलब आप प्रेफरेंस में अपने कौन सा कैडर दिया है? सर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो DOPT जो मुझे देगा वही चूज करना पड़ेगा। ओके, बाकी थैंक तो यू। कैडर ही होता है सर। फिर बात होगी। नमस्कार।